इरफान, मुजम्मिल, आदिल और शाहीन, अब इन सब पर एनआईए एक्शन ले रही है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इनकी रिमांड पूरी हो रही थी। एनआईए ने इन्हें आगे और रिमांड पर लिया है, आगे सवाल जवाब के लिए। एक और है। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजम्मिल, आदिल और इमाम इरफान और शाहीन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं नीले शॉल में। शाहीन को भी एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ जब ये चारों आतंकी कोर्ट के अंदर खड़े थे, कोर्ट के कटघरे में। दिल्ली ब्लास्ट के जिन आरोपियों की आज पेशी हुई उनमें मुजम्मिल, शाहीन, आदिल, मुफ्ती इरफान शामिल हैं। चारों आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी खत्म होने पर उन्हें पेश किया गया। एनआईए ने इनसे पूछताछ और खुलासे के लिए और रिमांड मांगी। इसके बाद कोर्ट ने चारों की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। मतलब अब चारों आरोपियों की 8 दिसंबर को पेशी होगी। तब तक जांच एजेंसी इनके नेटवर्क पर छानबीन करेगी। और इस बीच दिल्ली पुलिस भी धमाके के बाद से एक्शन में। पुलिस ने क्या किया है, निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के अस्पतालों से उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से पढ़कर आए, यानी एमबीबीएस की डिग्री लेकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को इन डॉक्टरों की पूरी डिटेल देने को कहा है। शक यह है कि अल-फलाह से जुड़े आरोपी डॉक्टरों का नेटवर्क बड़ा होगा, सिर्फ 4 नहीं होंगे। ऐसे में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की जड़ कहां तक पहुंची है। अफसरों का कहना है ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं। अब उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकायदा जिन्हें पकड़ा गया है, जिसमें से शाहीन प्रमुख है, क्योंकि शाहीन काफी पैसों से मदद कर रही थी। शाहीन अल-फलाह में ही रह रही थी। तो देखिए शाहीन के हॉस्टल में चेकिंग हुई है। अल-फलाह में लगातार एनआईए पहुंच रही है, रेड कर रही है, छानबीन कर रही है। जहां जहां ये लोग रह रहे थे, रुक रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस जगह पर भी जांच हो रही है। और शाहीन को लेकर आज देखिए कहां पहुंची है। यह अल-फलाह की बिल्डिंग है। शाहीन को उसके रूम नंबर 22 में ले गई है टीम, और रूम नंबर 22 में ले जाकर एनआईए की टीम, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एआई वीडियो है, शाहीन को इस तरह लेकर गई है और शाहीन का रूम खुलवाया है और रूम में तिजोरी खुलवाई है। दावा है तिजोरी से पैसे और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। अब देखिए जरा रूम नंबर 22 का दरवाजा खुला और उसकी तिजोरी खुली तो उसमें कैश था, उसमें सोने, जेवर और बिस्किट थे। रात का वक्त था जब एनआईए शाहीन को अल-फलाह ले गई। करीब 5 घंटे अल-फलाह में उसके ठिकानों पर घुमाया गया, छापेमारी हुई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उसका आमना सामना भी कराया गया। शाहीन के घर, केबिन और क्लासरूम ले जाकर पूछताछ की गई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बिल्डिंग में ही उसका फ्लैट था। इसी 22 नंबर फ्लैट में ही डॉक्टर शाहीन सईद रहती थी। जब 22 नंबर कमरे में शाहीन की अलमारी लॉक खुलवाया गया इसका, तो अलमारी के अंदर भी सीक्रेट लॉकर निकला। लेकिन जैसे ही वो लॉकर खुला तो सब दंग रह गए, क्योंकि शाहीन के इस लॉकर में नोटों के कई बंडल मिले हैं। दावे के मुताबिक इसमें 500 रुपए की गड्डियां निकली और जब इन्हें गिना गया तो करीब 18,50,000 रुपए निकले। और इतना ही नहीं, इसके बाद शाहीन के दूसरे लॉकर की तलाशी हुई है। इसमें 2 सोने के बिस्किट समेत करीब 300 ग्राम सोने के गहने मिले, यानी करीब 36 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। और दावा है कि लॉकर से सऊदी करेंसी भी मिली है, क्योंकि शाहीन के कई साथी विदेशों से फंडिंग लेने में लगे हुए थे। ये एनजीओ के जरिए खाड़ी देशों से फंड मंगाते थे और इसके दम पर भारत में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करना चाहते थे। यही साजिश थी। अब जांच एजेंसियां यह भी खुलासा करने में लगी और जांचने में लगी हैं कि शाहीन दरअसल और उसका गैंग कहां कहां से फंडिंग और पैसा जुटा रहा था। दुनिया के कई देश हैं जहां से पैसा लिया जा रहा था, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान। ये वो मुल्क हैं जहां से पैसे लेने की कोशिश हो रही थी या फंडिंग जुटाई जा रही थी। इस कोशिश में था
शाहीन का ये फंडिंग नेटवर्क। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री। हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सल्यूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। और अब इन आतंकियों से जुड़े हुए जो तार हैं, कई मौलानाओं और इमाम तक शिकंजा कस गया है। अब देखिए दिल्ली में घटना हुई, आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेड हुई है रात को, और इस रेड में एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। मौलाना समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उस मस्जिद की। यह है वो मस्जिद, इसी मस्जिद से मौलाना जुड़े हैं, ये उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं मौलाना की। इस में मौलवी थे, यहां पुलिस पहुंची और उनको उठाया गया है। इमाम आसिम नाम है इनका। आसिम की तस्वीर भी एक तरफ आप देख रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली धमाके के आतंकियों के संपर्क में थे ऐसा दावा है। हल्द्वानी के अलावा देखिए नैनीताल की तस्वीर मैं दिखाऊं। नैनीताल की एक और मस्जिद, यहां से भी एक मौलाना को उठाया गया है, पूछताछ के लिए उन्हें उठाया गया और उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और बाकायदा वहां भी एजेंसियां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी साथ में है और अलग अलग जगहों पर जांच और तलाश कर रही हैं। देखिए जरा कौन कौन से इमाम और मौलाना, बताने का मतलब यह है कि कैसे धर्मगुरु भी इसमें जुड़े हुए हैं। क्या इनका भी रोल लोगों को जिहाद के नाम पर बरगलाना और गुमराह करने का रहा है? कौन से लिस्ट देखिए जरा। ये हल्द्वानी से उठाए गए दिल्ली ब्लास्ट के तार, हल्द्वानी के भनपूलपुरा से, क्योंकि हल्द्वानी बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। मौलाना मोहम्मद आसिम को देर रात एनआईए ने दबोचा है। आरोप है कि फिदाइन आतंकी उमर से मौलाना का कोई लिंक मिला है। उमर से संदिग्ध कॉल लिंक होने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए मौलाना आसिम को दिल्ली ले आया गया है। नैनीताल से हल्द्वानी के बाद के मौलाना से पूछताछ में नैनीताल का लिंक निकल कर आया, जिसके बाद नैनीताल से भी एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। एक तल्ली ताल मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बंद कमरे में मौलाना नईम से लंबी पूछताछ भी की है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने उसके कमरे की भी तलाशी ली है। गुरुग्राम के सोहना की शाही मस्जिद में भी एक्शन शुरू हुआ। मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को उठाया गया है। आरोप है कि धमाका करने वाला उमर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता था। फरीदाबाद से ऐसे ही फरीदाबाद में मुजम्मिल ने मौलाना का घर किराए पर लिया था। मौलाना इश्तियाक के किराए पर दिए कमरे से ही विस्फोटक मिला था और अल-फलाह के कैंपस वाली मस्जिद में इश्तियाक ही नमाज पढ़वाता था। शोपिया का रहने वाला मुफ्ती इरफान श्रीनगर की मस्जिद में रहता था। यहीं से इरफान ने आतंकी डॉक्टर का ग्रुप बनाया और साजिश रची। एनआईए के शिकंजे में रह रहा मुफ्ती इरफान इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। तो बड़ी बात यह है कि ऐसे मौलाना, ऐसे धर्मगुरु जो धर्म का काम करते हैं और लोगों को कैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यह एक बड़ा संदेश है जो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी। देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का मदरसों को कभी आतंकवाद से जोड़ना, कभी मस्जिदों को आतंकवाद से जोड़ना, कभी मौलानाओं को जोड़ना, कभी मुस्लिम आतंकवाद कहना, कभी इस्लामिक आतंकवाद कहना, ये सारा देश में नफरत फैलाने जैसा है। मैं इसको कंडम करता हूं। ऐसी कहीं भी एजुकेशन नहीं दी जाती कि भाई देश में आतंकवादी तैयार हों या आतंकवादी बनाए जाएं। अगर है तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। कोई मुसलमान उनके हित में, उनके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो साजिद रशीदी ठीक बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती दिखनी भी चाहिए। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में इमाम और मौलाना पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जो कॉलेज जहां से डॉक्टर्स
आतंकी बनकर निकल रहे थे, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उसके चेयरमैन पर भी कार्रवाई हो रही है। अल-फलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं और अल-फलाह के चेयरमैन जव्वाद को ईडी ने उठाया, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि जव्वाद का कनेक्शन कहां से है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है। जानकारी है कि जव्वाद ने अपने बेटे को ब्रिटेन में सेटल कर दिया। ईडी ने अल-फलाह के चेयरमैन को लेकर कोर्ट में दावा किया है। ईडी ने कहा उसके मुताबिक जवाद अहमद ने 414 करोड़ की धोखाधड़ी की है। यह खेल अल-फलाह में छात्रों को पढ़ाने के नाम पर किया गया है। दावा इन पैसों को जवाद ने अपने बेटे की कंपनी में निवेश किया। इसके लिए जवाद ने पहले अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलाई। आरोप है कि ब्रिटिश नागरिक बेटे के नाम पर कंपनी खोल दी। धांधली से कमाया पैसा बेटे की इसी कंपनी में लगाने का शक है। ईडी अब जवाद के बेटे की कंपनी में पैसों के निवेश की जांच करेगी। और इतना ही नहीं, जवाद पर जमीनी खरीद में भी घोटाले का आरोप है। आरोपों के मुताबिक जावेद ने धोखे से हिंदुओं की जमीन हथिया ली है। दरअसल मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 की जो जमीन है, करोड़ों की यह जमीन फर्जी दस्तावेजों से कौड़ियों के भाव ले ली गई। ऐसे ही जावेद और उसका भाई चिटफंड धोखाधड़ी में पहले फंस चुके हैं, जब लोगों से 7.5 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी इन्होंने। और साल 2000 में जवाद अहमद सिद्दीकी पर 15 केस दर्ज हुए और इस मामले में 3 साल तक जवाद जेल में रहा है। आरोप है कि उसने जालसाजी के पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है और जिसके बाद अब एक्शन हो रहा है। तो एनआईए एक एक तार जोड़ रही है और एक एक एक्शन ले रही है।